आपके सामने पेश हैं इस वक्त की टॉप 10 हेडलाइंस। प्रयागराज महाकुंभ में मंगलवार देर रात भगदड़ मच गई। मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के पहले हुए इस हादसे में 14 लोगों की जान जाने की खबर है, वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। भगदड़ की शुरुआत हुई तो कुछ महिलाएं जमीन पर लेट गईं, लोग उन्हें कुचलते हुए निकल गए। जब भीड़ हटी तो लोग लाशों के बीच अपनों को तलाशते रहे। चारों ओर रोने चीखने की आवाजें आ रही थीं। अमृत स्नान के पहले ज्यादातर पांटून पुल बंद कर दिए गए थे। ऐसे में लोग जान बचाने के लिए पुल से कूदने लगे। घायलों को जद्दोजहद के बाद अस्पताल पहुंचाया गया और कई मृतकों के शव जमीन पर पड़े रहे। प्रशासन ने मौत या घायलों की संख्या को लेकर हादसे के कई घंटे बाद भी कोई जानकारी नहीं दी। पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने लोगों से संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा, श्रद्धालु संगम पर ही स्नान करने की न सोचें। गंगा हर जगह पवित्र है, वो जहां है उसी तट पर स्नान करें। 28 से 29 जनवरी की दरमियानी रात महाकुंभ में भगदड़ मची। इसमें अब 20 श्रद्धालुओं के मौत होने की भी पुष्टि हो चुकी है। इसी बीच एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन हेमा मालिनी संगम में डुबकी लगाने पहुंची। मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर हेमा मालिनी ने अमृत स्नान किया। आपको बता दें कि हेमा मालिनी की तस्वीरें सामने आने के बाद एक बार फिर वीआईपी लोगों के लिए आम जनता के मन में आक्रोश पैदा हो रहा है। कई यूजर्स वीआईपी लोगों को मिल रहे स्पेशल ट्रीटमेंट की आलोचना भी कर रहे हैं। एक यूजर ने तो इसे सीधा भगदड़ से भी जोड़ दिया। एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह वीआईपी अरेंजमेंट कुंभ में दिक्कत का कारण है और इसी से मची भगदड़ से लाखों लोग पीड़ित हुए, लेकिन ये वीआईपी लोग अपने विशेषाधिकार का दिखावा कर रहे हैं और आम जनता की परेशानियों को दिखाने के बदले इसे बेशर्मी से कवर किया जा रहा है। उधर सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी शरीफुल इस्लाम की पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद बुधवार यानी 29 जनवरी को बांद्रा कोर्ट में उसे पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि जांच में सामने आया है कि आरोपी ने वारदात से पहले उस जगह की रेकी की थी और पूरी तरह से तैयारी भी की थी। आरोपी के कुछ और साथी भी हो सकते हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। साथ ही शरीफुल के रिश्तेदारों को पैसे भेजने के मामले की भी जांच चल रही है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सबसे कंट्रोवर्शियल हस्तियों में से एक राखी सावंत अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर एक बार फिर से चर्चा में है। 2 असफल शादियों के बाद ऐसी खबरें थीं कि राखी प्यार को एक और मौका देने की प्लानिंग कर रही थीं। कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी एक्टर और प्रोड्यूसर डोडी खान ने उन्हें प्रपोज किया था। अब राखी ने पिंक विला के साथ एक खास बातचीत में डोडी के साथ शादी की अफवाहों पर आखिरकार अपनी सफाई दे दी है। राखी सावंत ने खुलासा किया कि वो फिलहाल पाकिस्तान के लाहौर में हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि वो डोडी खान के शादी के प्रपोजल पर विचार करेंगी और पाकिस्तान की बहू बनने के बारे में वो सोच रही हैं। राखी सावंत ने कहा, जी बिल्कुल सही है, मैं पाकिस्तान लाहौर आई हूं। हानिया आमिर जो वहां की सुपरस्टार हैं, हम लोगों का कुछ काम है, उसी के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। जब पाकिस्तान में लोगों ने देखा कि मैं यहाँ पहुँच गई हूँ तो डोडी जी तो मेरे काफ़ी टाइम से दोस्त हैं, तो उन्होंने शादी का मेरे सामने प्रपोजल रख दिया, शादी का ऑफ़र रखा, तो मुझे वो ऑफ़र काफ़ी अच्छा लगा। अब मैं सोच रही हूँ कि शादी के लिए पाकिस्तान की मैं बहू बन जाऊँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ सोच रही हूँ। आपको बता दें कि डोडी खान ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर एक वीडियो शेयर किया था। इस क्लिप में डोडी ने राखी से ये पूछकर सबको चौंका दिया कि बारात लेकर इंडिया आना है दुबई, लव यू। इसी वीडियो के बाद से राखी की तीसरी शादी की चर्चा शुरू हो गई। खैर, राखी ने कंफर्म कर दिया है कि प्रपोजल तो असली था, लेकिन इस पर उन्होंने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। आप जानते ही हैं कि राखी सावंत की 2 शादियां असफल रही हैं। उन्होंने पहली शादी 2019 में रितेश सिंह से की थी। इसके बाद वो बिग बॉस के घर में भी नजर आई। कई सालों तक छिपाने के बाद राखी ने बिग बॉस 15 में शादी का ऐलान किया और लोगों को अपने पति की झलक दिखाई, लेकिन बीबी हाउस से बाहर आते ही साल 2022 में दोनों अलग हो गए। राखी ने कहा कि उनका पति पहले से ही शादीशुदा था, ऐसे में उनकी शादी मान्य ही नहीं थी। फिर राखी ने आदिल खान दुर्रानी से शादी की और लंबे विवाद के बाद साल 2023 में दोनों ने एक दूसरे को तलाक दे दिया। कोर्ट के गलियारों तक मामला पहुंचा और आदिल को जेल की हवा भी खानी पड़ी। अब इसके बाद राखी सावंत तीसरी शादी की योजना बना चुकी हैं। उधर फिल्म निर्माता कबीर खान दिखाई दिए हैं महाकुंभ में स्नान करते हुए और उन्हें महाकुंभ में स्नान करते हुए देखकर हर कोई हैरान है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा समझा जाता है कि ये सनातन धर्म का बड़ा त्योहार है
महाकुंभ का त्यौहार, और ऐसे में जो धर्म से मुस्लिम हैं वो कैसे कबीर खान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि महाकुंभ जो है वो एकता का मौका है, और जहाँ पर अलग अलग जगह के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग एक साथ आते हैं। मुस्लिम होने के बाद भी कबीर खान महाकुंभ में पहुँचने के सवाल पर काफ़ी अच्छी बात कहते नज़र आए, जिसकी हर तरफ तारीफ़ हो रही है। एक ANI के साथ जो न्यूज़ एजेंसी, उससे बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और ये 12 साल में एक बार होता है। मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत भीड़ होती है, लेकिन मैं देखूंगा कि ये कैसा है। मैं यहाँ आकर खुद को भाग्यशाली महसूस करता हूँ। मैं अगले कुछ दिनों तक यहाँ रहूँगा और मैं पवित्र संगम में डुबकी भी लगाऊंगा। उधर बमन ईरानी की एक फिल्म की चर्चा काफ़ी हो रही है। फिल्म का नाम है द मेहता बॉयज़, और इस फिल्म में उनके साथ अविनाश तिवारी भी नज़र आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये डायरेक्शन की दुनिया में कदम रख रहे हैं बमन ईरानी इस फिल्म से, और उन्होंने इसका एक ट्रेलर भी रिलीज़ कर दिया है। इस ट्रेलर की काफ़ी तारीफ़ हो रही है, हर तरफ बात हो रही है, और जिस तरह से बमन ईरानी ने एक्टिंग की दुनिया में काफ़ी लेट कदम रखा, उसी तरह से अब वो डायरेक्शन की दुनिया में भी अपना हाथ आजमाना चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों को द मेहता बॉयज़ का ट्रेलर काफ़ी अच्छा लगा है। फिल्म की कहानी आपको एक पिता और बेटे के बीच उलझी पहेलियों को दिखाने और समझाने की कोशिश करती है। ट्रेलर की फिल्म के लेखक, एक्टर, निर्देशक और निर्माता बमन ईरानी इसमें दिखाई देते हैं। यानी ये इस फिल्म के लेखक भी हैं, इस पर काम भी कर रहे हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं, इसके निर्देशक भी हैं और इसको बना भी रहे हैं, निर्माता भी हैं। इस ट्रेलर में वो अपने बेटे यानी अविनाश तिवारी के घर पर रहने पहुंचते हैं, अपने ब्रीफकेस को खींचते हुए, अपने बेटे से मदद न लेने से लेकर गद्दे पर सोने तक। ट्रेलर में आपको कई हल्की फुल्की नोकझोंक देखने को मिलेगी, जो शायद आज के समय में ज़्यादातर पिता पुत्र के रिश्ते में मौजूद होती है। उधर सैफ अली खान के घर से भी खबर आ रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट छपी है जिसके मुताबिक सैफ और करीना के PR मैनेजर ने मंगलवार की शाम अपने मुंबई के खार वाले ऑफिस में पैपराजीज को इनवाइट किया, और इस मीटिंग के दौरान मैनेजर ने सारे फोटोग्राफर्स और पैपराजीज से भी घर के बाहर खड़े होने से मना किया है। साथ ही रिक्वेस्ट की है कि सैफ अली खान और उनकी फैमिली के घर से निकलते समय या वापस आते समय ये सब तस्वीरें ना लें। PR मैनेजर ने पैपराजी को बताया कि अगर करीना और सैफ किसी इवेंट में शामिल होते हैं तो आप उनकी तस्वीरें ले सकते हैं। आपको याद ही होगा कि एक ऐसा वीडियो भी सामने आया था जिसमें करीना अपने घर के अंदर घुस रही हैं, वो अपने थंब इम्प्रेशन का इस्तेमाल करके दरवाज़ा खोलती हैं और अंदर चली जाती हैं, और सैफ को बाहर इंतज़ार करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि उसके बाद ही ये डिसीजन लिया गया है। उधर डॉन 3 की चर्चा है। विक्रांत मैसी डॉन 3 में दिख सकते हैं। जी हां, फरहान अख्तर की ये फिल्म डॉन 3 अब विक्रांत मैसी को लेकर आ सकती है, ऐसी खबरें हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि विक्रांत मैसी इस फिल्म में विलन का रोल प्ले करेंगे। हालांकि विक्रांत के नाम को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है, लेकिन खबरों की माने तो फिल्म के मेकर्स जल्द ही विक्रांत का नाम बतौर विलन अनाउंस कर सकते हैं। फिल्म में कास्ट होने को लेकर अब तक उनका कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। हर कोई हैरान है कि कुछ दिनों पहले विक्रांत मैसी ने कहा था कि वो तो एक्टिंग को अलविदा कहने वाले हैं, और अब इतनी बड़ी फिल्म में उनको विलन का ऑफर हो रहा है रोल। खैर, मैं आपको याद दिला दूं कि डॉन फ्रेंचाइजी का जो पहला पार्ट था 1978 में आया था, 12 मई 1978 में, और इसमें अमिताभ बच्चन डॉन के किरदार में नजर आए थे। और इसका दूसरा पार्ट 2006 में आया। इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ प्रियंका चोपड़ा लीड रोल में नजर आईं, और ये वही समय था जब शाहरुख और प्रियंका के अफेयर की चर्चा भी हुई। खैर, इस फिल्म का सीक्वल ही डॉन 3 है। फिल्म का डायरेक्शन फरहान अख्तर कर रहे हैं। फिल्म की रिलीज डेट अभी फाइनल नहीं है, लेकिन इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म इसी साल जून में रिलीज हो सकती है। फिल्ममेकर सूरज बड़जात्या ने हाल ही में कंफर्म किया है कि वो बहुत जल्द सलमान खान के साथ एक बार फिर से काम करेंगे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो सलमान खान को एक बार फिर से प्रेम के रूप में दर्शकों के सामने लाएंगे, लेकिन इस बार उनके किरदार में काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत में सूरज बड़जात्या ने बताया कि वो सलमान खान के साथ एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट बनेगा भी ज़रूर, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। सूरज ने यह भी कहा कि अब हमें यह मानना होगा कि मेरी और सलमान दोनों की उम्र हो चुकी है। ऐसे में मुझे अब एक नया प्रेम बनाना होगा। इस बार हमारा प्रेम और भी ज़्यादा मैच्योर होगा। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर खबर ये आ रही है कि ये फिल्म अपने ओवरऑल लाइफ टाइम कलेक्शन 22 करोड़ रुपए के साथ अब रुखसती की ओर है। यानी 2 करोड़ 25 लाख रुपए की ओपनिंग इसको मिली थी। पहले वीक इसने 8 करोड़ 75 लाख कमाया, और पहले हफ्ते में इसने 13 करोड़ रुपए कमाया। उसके बाद स्काई फोर्स जब रिलीज़ हुई तो उसके बाद इसकी कमाई जो थी वो तेज़ी से गिरने लगी। अब ये कहा जा रहा है कि ये फिल्म
अपने लाइफ टाइम कलेक्शन यानी 22 करोड़ रुपए के कलेक्शन के साथ अब सिनेमाघरों को अलविदा कह रही है। नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी कुछ समय बाद, जब भी नेटफ्लिक्स अनाउंस करेगा। लेकिन ये जो 10 साल का पूरा सिलसिला चला है कंगना रनौत की फिल्में फ्लॉप होने का, उसमें इमरजेंसी का नाम भी लिखा जाएगा। हालांकि इमरजेंसी को पिछली फिल्मों की तुलना में ओपनिंग अच्छी मिली, लेकिन अब ये फ्लॉप फिल्म की कैटेगरी में ही शामिल हो गई है। वो कंगना रनौत जो अपनी पॉपुलैरिटी के बल पर चुनाव लड़ती हैं, चुनाव जीतती हैं, सोशल मीडिया में छाई रहती हैं, लेकिन उनकी हालिया रिलीज को वो हिट नहीं करा पाती हैं। तो ये है कंगना रनौत जिन्होंने 4 बार नेशनल अवार्ड जीते, लेकिन आज 10 साल से उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही हैं और ये कंगना के करियर के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। आप इन खबरों के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं वीडियो के नीचे ज़रूर लिखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाए।